स्टार्ट करेंगे आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कंप्लीट यूनिट का बेसिक करेंगे आज हम कि कंप्लीट यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एंड एक टॉपिक भी करेंगे जो कि आपका रिलेटेड है, बिल्कुल फर्स्ट ही टॉपिक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आपका यूनिट का नाम है उस पर हम बाद में जाएंगे। उससे पहले ये जो यूनिट है इसका नाम आपका ये भी हो सकता है, और एक्चुअली पहले वही होना चाहिए उसका। अगर हमें बेसिक पता है तभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंटर कर पाएंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले यूनिट का नाम, या फिर ये बोल सकते हो आप कि आपको ये जो टर्म यहाँ पर अब लिखी जाएगी इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या फिर इसी के अंदर डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ मास की, एंड रोटेशनल मोशन। अब जो बेसिक है वो बेसिक आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी वर्ड से स्टार्ट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की, तो कंप्लीट यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल की, सिस्टम पे बाद में बात करेंगे। फर्स्ट वन, अगर हम सिंपल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कर चुके हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी, या फिर अगर हम एक सिंगल एंटिटी ले रहे हैं पार्टिकल की, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्शन बोल दें, मतलब ये बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट इज अवर सिस्टम, तो यहाँ पर हमने वो वर्ड को हटा के क्या नाम दिया है, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। अब सिस्टम ऑफ द पार्टिकल में आपका एक ही पार्टिकल नहीं होगा। सपोज कि कोई बॉडी है, वो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है किस टाइप के होंगे, यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं हम जिसका नाम होता है आपका रिजिड बॉडी। अब जो हमने यहाँ पर बनाई है वो आपकी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिसकी जो शेप है और जो साइज है वो आपकी फिक्स होती है, यानी कि डेफिनेट शेप एंड साइज फिक्स होता है आपका, लेकिन ये आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है आपका, वो बॉडी जिसका शेप और जो साइज है वो तो फिक्स रहेगा ही, वो डेफिनेट होता है, लेकिन उसमें हमें ये भी ऐड करना है कि जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी बॉडी आप ले रहे हो, इन दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्कर को ही ले लें, ये इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज एक पार्टिकल हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक पार्टिकल हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब डेफिनेट शेप है इसका, डेफिनेट साइज है, लेकिन जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट एज ए होल बॉडी मूव करती है, ना कि ये जो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर सुपोज किए हैं ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं या फिर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है। जो अभी मार्कर की वाली पोजीशन कोई हम यहाँ पर बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये था, जब भी आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है उसके बाद ये कंप्लीट बॉडी मूव करेगी, लेकिन जो इंटरनल अरेंजमेंट है दो पार्टिकल्स के बीच की वो आपकी चेंज नहीं होती है। उसको आप क्या बोलते हो, रिजिड बॉडी बोलते हो। अब ये जो रिजिड बॉडी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल यूनिट के स्टार्टिंग में ही जो वर्ड है यूज में आएगा कि क्या मतलब होता है इसका। अब हम सिंपल पहले यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ना चाहते हैं वो समझ रहे हैं। तो ये था आपका रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, अब आप लोग रोटेशनल मोशन से क्या मतलब समझते हैं, या फिर हमने यहाँ पर रोटेशनल की बजाय सर्कुलर वर्ड यूज नहीं किया। अब सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी वैसे डिस्कस हो चुका है, लेकिन यूनिट के अंदर आया है तो एक बार उसको रिमाइंड करते हैं हम। अब यहाँ पर लिखने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते थे सर्कुलर मोशन, लेकिन वो वर्ड आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा।
क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज रोटेशनल मोशन की जब भी बात कर रहे हैं तो रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है वो एज ए होल मतलब कंप्लीट बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है, सर्कुलर पाथ बनाती है, उसको रोटेशन बोलते हैं। अगर सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रैवल करता है यानी कि मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, अगर वो सर्कल के अंदर मूव करेगा तो वो आपका कौन सा मोशन है? सर्कुलर। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहे हो तो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल को आप ये बोल सकते हो, या तो आप उसको क्या बोल सकते हो? रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। कंप्लीट बॉडी या फिर कंप्लीट सिस्टम जब मूव करता है सर्कुलर में तो वो आपका रोटेशनल होता है, ना कि सर्कुलर। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लिखा है? रोटेशनल मोशन लिखा है। और रोटेशनल मोशन हमें अंडरस्टूड है बिकॉज यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। इसके बाद सर्कुलर की जब बात कर रहे हैं या फिर लीनियरली हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो हमने कैसे पढ़ा था कि लीनियर मोशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जब भी आप किसी भी पार्टिकल के ऊपर या बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो मूव करती है, उस टाइम पे हमें उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सारा कुछ पता है। अब वही सारी चीज़ें निकालनी है हमें रोटेशनल मोशन में कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। और यहाँ पर हम नॉर्मली उसको एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम वर्ड यूज करेंगे। दैट इज अगर हम वेलोसिटी की टर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन वर्ड यूज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन लगाएंगे। मतलब अगर टोटली हम बात करें रोटेशनल मोशन में तो वर्ड यूज करना है आपको एंगुलर। इससे पहले सिर्फ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते थे। तो अब कंप्लीट यूनिट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करने से पहले आपको क्या स्टडी करना है कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो टर्म्स हम पढ़ते हैं वो क्या है। ओके, वो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। अब एक लाइन और लिखी गई है यहाँ पर कि कंप्लीट यूनिट का बेसिक इस लाइन में कवर अप किया है उन्होंने। कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपकी बुक में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एस्पेक्ट ऑफ रिजिड बॉडी रेंजिंग फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए मास। आपको क्या करना है? रिजिड बॉडी से स्टार्ट करना है। अभी जो मैंने बताया रिजिड बॉडी क्या होती है। अब रिजिड बॉडी में एक मेन टर्म है जो इसके बाद ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। रिजिड बॉडी से लेकर आपको कहाँ तक जाना है? सेंटर ऑफ मास तक जाना है। और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद हमें कहाँ जाना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुँचना है। अब नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको रोड दे देंगे, आपको स्फीयर दे देंगे या फिर एक सर्कुलर रिंग दे दी जाएगी जिससे आपका मतलब उससे आपको क्या पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है या कैसे निकालते हैं। नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला होता है लेकिन डिफर करता है वो कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है या मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन उससे पहले हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी चैप्टर की यानी कि रोटेशनल मोशन, स्टार्टिंग में हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। इसके बाद आपकी टर्म है दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास हम ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर रिजिड बॉडी पढ़ा था हमने, थोड़ा सा रिलेटेड है आपका रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी आपको क्लियर है कि जो अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट, वो चेंज नहीं होती है। और यहाँ पर हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करते। कैसे? इसके अंदर भी हम दो फोर्सेस को पढ़ते हैं, यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं दो फोर्स को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। अब दूसरा फोर्स कौन सा होगा यहाँ पर? और नॉर्मली हम सिर्फ यहीं पे बात करते हैं रिजिड बॉडी के अंदर। इससे पहले हमने नहीं डिस्कस किया था कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। अब ये इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने बोला कि दो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या रहती है आपकी? फिक्स। चाहे ये पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी। अब जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स। और जो सेकंड है
सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स। वो जो इंटरनली जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स आपका कौन सा फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। अब ये जो फोर्स है हम कई बार क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बिकॉज अगर फर्स्ट पार्टिकल सपोज 2 पे फोर्स लगा रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दैट्स वाई हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें कि इंटरनल फोर्स भी अगर चेंज होगा आपका, तो क्या मतलब जो भी आपका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम कौन सी टर्म पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली ये एक सिंपल अजम्पशन है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं कि हम ऐसा ही होता है। सेंटर ऑफ मास में हम क्या डिफाइन करते हैं कि फोर्स आप मतलब जैसे कोई भी बॉडी है उसका मास हम क्या सपोज करते हैं कि सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है या फिर एक ऐसी जगह पे कंसंट्रेटेड है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो फिक्स रहती है आपकी, वो चेंज नहीं होती। कैसे, अब इसी को एग्जांपल लेके करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका डस्टर है या फिर कोई भी रिजिड बॉडी है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सॉरी अजम्पशन है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता कि हर एक रिजिड बॉडी का जो मास है वो सेंटर में ही कंसंट्रेटेड होगा। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा कंसीडर करके चलेंगे सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है कि जो रिजिड बॉडी है वो आपकी कौन सी है, ठीक है, डिफरेंट होती है ये फॉर डिफरेंट रिजिड बॉडी। अब सेंटर ऑफ मास समझ रहे थे हम, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, मान लेते हो ये m1 है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास m1 है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास कितना है m2। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि पूरी की पूरी बॉडी का मास आपका कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, कि जब भी हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये बॉडी क्या करेगी, आपकी मूव करेगी, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका फिक्स्ड रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पे ही कंसंट्रेटेड होता है जहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिसमें मास m1 और m2 को कंसीडर करेंगे। अब उसको एक बार निकालते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे आप लोग। नॉर्मली इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो हम छोटी छोटी टर्म्स वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की ऑलरेडी जानते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x है, सपोज ये y है, ये z है आपका। अब मान लो यहाँ पर है कोई भी बॉडी जिसका मास m1 है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, हम सिर्फ मान लें कि m1 और m2 है। अब m1 जो m2 है, ओरिजिन से m1 की जो डिस्टेंस है सपोज कि वो r1 है, यहाँ से m2 की जो डिस्टेंस है सपोज कि वो r2 है। इसके बाद सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई हमने क्या कंसीडर किया कि इस कंप्लीट बॉडी का यानी कि रिजिड बॉडी का मास एट सेंटर है, और सेंटर हमने बिल्कुल इसका बीच में माना है। सेंटर से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज कि वो कैपिटल R कंसीडर की है। इसके बाद यहाँ से ये जो m1 है, ये जो आपका R है और ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और जो टोटल मास है कंप्लीट बॉडी का वो आपका कैपिटल M है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के अंदर हमें पता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है इंडिविजुअल पार्टिकल का, या फिर टोटल लीनियर मोमेंटम सपोज कि P है, वो आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। अब यहाँ से टोटल जो लीनियर मोमेंटम है उसको हमने कंसीडर किया कि वो P है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए क्या होगा, लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन हमारे पास v1 v2 नहीं है, हम उसको किसकी टर्म में लिखेंगे, r1 और r2 की टर्म में। r1 r2 क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है। इसके बाद अगर हम p निकालते हैं तो m1
V1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, dr1 डिवाइडेड बाई dt प्लस m2 dr2 डिवाइडेड बाई dt। इसके बाद m1 क्या है आपका, m1 आपका कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा, जो भी बॉडी आपने कंसीडर की है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dt m1 r1 प्लस m2 r2। इसके बाद ये आपका क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पर आने के बाद ये जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म में आपको क्या करना है, m1 m2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये एवरेज बिहेवियर लिया है उसने कि जो टोटल मास है वो पार्टिकल्स, दो जो पार्टिकल हैं उनका एडिशन है, और नीचे भी आपको m1 m2 से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे करना है m1 प्लस m2 टर्म को। अब यहाँ से ये टर्म को अगर हम ये लिख दें m1 प्लस m2, ये जो कंप्लीट टर्म है इसको मैंने बोल दिया कि ये कैपिटल R है। ये जो कंप्लीट टर्म है ये आपकी कैपिटल R लिखी है मैंने, और R को अलग से अगर लिखना चाहोगे तो R क्या आएगा, R इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये R क्या है आपका, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो आगे से जब भी हमें सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले की पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी के अंदर एक स्पेशल केस भी आता है कि मान लो, स्पेशल केस क्या है कि m1 और m2 अगर दोनों का मास इक्वल है तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका किसके बराबर आता है, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। जब आप लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका यही आएगा। इसके बाद टेबल गिवन है हमें, टेबल में क्या दे रखा है कि अगर हम रिंग की बात करें या रॉड की बात करें या फिर एक कॉन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का, हर एक रिजिड बॉडी का डिफरेंट प्लेसेस पे लाई करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टडी किया कि बेसिक क्या पढ़ना है हमें। बेसिक नॉर्मली फर्स्ट वन हमें रोटेशनल के अंदर जितनी भी टर्म है, जो टर्म हमने लीनियरली पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी है, वही हमें रोटेशनल मोशन में पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। और उसके बाद हमें अलग अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, रिंग के लिए, रॉड के लिए या स्फीयर के लिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, वो यूनिट के मिडल में या फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। ये बिल्कुल कंप्लीट बेसिक है आपका कि स्टार्ट, बेशक हमारे यूनिट का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन स्टार्ट हम रोटेशनल मोशन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो टर्म्स यूज होंगी आपकी रोटेशनल की ही वर्ड, जो भी रोटेशनल है वही यूज होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।